की नीयत साफ नहीं है। अगर नेताओं की नीयत साफ होती, पॉलिसियाँ बन जाती तो प्रवास की पीड़ा का समाधान हो जाता। फिर 6 महीना बाद आते हैं, फिर साल भर रह के आते हैं, तो उनको एक वैकल्पिक रास्ता धनबाद में, बोकारो के उद्योग में मिल जाएगा अगर हम लोग हमारी विचारधारा राज्य में स्थापित हो। यहाँ के लोग आपसे मिलकर बहुत खुश हैं और लोग सैलरी पाने से उतना खुश नहीं होता है जितना खुश आपसे मिलकर हुए। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, निश्चय ही एक झारखंड का बेटा जो लगातार प्रवास के मुद्दों को, आवासीय नीति को लगातार उठा रहा है, झारखंड में 2 सालों में एक नई विचारधारा को लेकर आया है, तो उस बेटे को पाकर अपने सामने एक खुशी है। और मुझे भी इस बात की खुशी है कि मेरे लोग यहाँ जैसे भी हैं आज बहुत अच्छे खुशहाली तरीके के साथ यहाँ दिखे हैं। मैं कामना करता हूँ उनमें प्रवास की पीड़ा हावी ना हो और प्रवास में रहने के बाद भी अपने वतन को, अपने राज्य को याद करें और अपने परिवार की उन्नति के लिए अपना मेहनत करें। बेंगलोर में माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या झारखंड में भी इस टाइप का आईटी सेक्टर को डेवलप किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। झारखंड में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। झारखंड में उद्योग से लेकर आईटी सेक्टर की स्थापना हो सकती है और मुझे लगता है झारखंड में भी आईटी सेक्टर को स्थापना करने की आवश्यकता है, जिससे वहाँ भी जो ऊर्जा है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, उसे एक नई दिशा और दशा मिलेगी। अच्छा, झारखंड इतना खनिज संपदा का राज्य होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा प्रवासी मजदूर क्यों? पॉलिसी, नेताओं की नीयत साफ नहीं है। अगर नेताओं की नीयत साफ होती, पॉलिसियाँ बन जाती तो प्रवास की पीड़ा का समाधान हो जाता। अच्छा टाइगर दादा, आपसे हम पूछना चाहते हैं, बहुत गलत तरीके से जो आदिवासियों का, आदिवासी का जमीन गलत तरीके से छीना गया, क्या उसको वापस लिया जा सकता है? बिल्कुल, सीएनटी का प्रावधान है और सीएनटी उसके लिए हमें कानूनी तौर पे सशक्त होना होगा। और दूसरी बात, जो कानून के प्रहरी हैं, यानी जहां हम केस को अपना फाइल करेंगे, उन लोगों का इस राज्य के प्रति एक बेहतर सोच होनी चाहिए। मुझे लगता है वो सारी समस्याओं का समाधान होगा। उसके लिए राज्य सरकार को भी चाहिए कि सीएनटी और एसपीटी की जो वर्तमान एक्ट हैं उनको और मजबूत किया जाए, ताकि गैर तरीके से कोई किसी की ज़मीन ना ले। और अगर कोई कंपनी फैक्ट्री के उद्देश्य से लिया जाता है, जो 30 साल का लीज हो, 30 साल के बाद फिर रिन्यूअल हो, उसका उचित भुगतान करे। इस टाइप से अगर बेहतरीन व्यवस्था बनाया जाए, चूँकि सरकार को ये सोचना चाहिए, तो मुझे लगता है उनकी ज़मीन जो सबसे बड़ी संपत्ति होती है वो सुरक्षित हो जाएगी। दादा, आप सभा के दौरान पॉलिटिक्स में चेंजेस करने की बात कर रहे हैं, तो क्या पॉलिटिक्स में अगर चेंजेस हो गए तो प्रवासी मजदूर झारखंड वापस चल जाएंगे? देखिए, वापस मैंने पहले कहा कि ये अगली पीढ़ी की लड़ाई है। देखिए, हम लोग किसी प्रकार का झूठा वादा किसी के सामने नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, कुछ प्रतिशत घटेगा। जब हम लोग मान के चलिए, जो बहुत कोई फिक्स हो गए हैं, कोई 10 साल से 15 साल से अपने आप को यहाँ बेहतर पा रहे हैं, लेकिन जो 2-3 साल पहले आए हैं वो घर जाते हैं, फिर 6 महीना बाद आते हैं, फिर साल भर रह के आते हैं, तो उनको एक वैकल्पिक रास्ता धनबाद में, बोकारो के उद्योग में मिल जाएगा अगर हम लोग हमारी विचारधारा राज्य में स्थापित होती है तो। दादा, बोकारो धनबाद से जो चिंगारी उठी थी, वो चिंगारी अब मुंबई, महाराष्ट्र और बेंगलोर पहुँच गई। अब आगे कहाँ तक पहुँचाएगी? पूरे देश में फैलाने की जहाँ जहाँ झारखंड के प्रवासी लोग रहते हैं वहाँ तक ये चिंगारी जाएगी। हैदराबाद जाएगा, तमिलनाडु जाएगा, फिर गोवा से है, जहाँ जहाँ मतलब डिमांडिंग होगी वहाँ तक हम लोग अपनी विचारधारा को लेकर, झारखंड के दुख तकलीफ को लेकर उनके साझा करने, उनसे अनुभव साझा करने हम लोग पहुँचेंगे। अगला जो प्रोग्राम सुनने में आया है कि आप हैदराबाद में प्रोग्राम करने जा रहे हैं, वहाँ किस टाइप का प्रोग्राम होने का? हाँ, इसी प्रकार से एक कार्यक्रम है, प्रवासी मजदूरों के साथ कार्यक्रम होगा। आखिरी सवाल मेरा जनाब से कि अभी हम देख रहे हैं जेपी केसेस एक नया एक उभरता पार्टी नजर आ रहा है सभी को, और उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे पार्टी में काम किए हैं, अधिकारी भी रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट में रहे हैं, और आज देख रहे हैं कि आने वाला दिन में इसमें हमारा भविष्य है और उसका चरित्र ऐसा नहीं है, बहुत खराब है। आप देखिए, नहीं करता है, अगर जेपी केसेस में वो आते हैं, क्या उसको जेपी केसेस जगह देगी? हमारा एक मापदंड होगा, उस मापदंड में अगर वो फिट बैठेंगे तो सोचा जाएगा, लेकिन उस मापदंड में अगर फिट नहीं बैठेंगे तो फिर सोचा नहीं जाएगा। लगातार जयराम महतो के ऊपर साजिश बन रहा है, जहाँ भी सभा जा रहे हैं तो आपके विरोधी लोग तरह तरह के पोस्ट लिख रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों से टैकल कैसे कर रहे हैं जयराम? देखिए, मैं मानसिक तौर पे काफ़ी मजबूत हूँ और मुझे लगता है जो लोग मानसिक मजबूत होते हैं उनको नेगेटिव्स लोग असर नहीं कर पाते। हम लोग पॉजिटिव सोच के घर से निकले हैं और हम लोग नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढने का प्रयास करते हैं। यह तो हम लोग का मानसिक मजबूती के कारण हर प्रकार की बुरी स्थितियों से भी निपटने की तैयारी हम लोग कर रखे हैं। दादा, कर्नाटक राज्य में भाषा को लेकर के बहुत कट्टरता दिखता है। यहाँ पे इंग्लिश चलता है और कर्नाटक चलता है, लेकिन झारखंड में भाषा का कट्टरता दिखता नहीं है। क्या देखिए, इसके लिए क्या है कि झारखंड में चूँकि उद्योग का क्षेत्र है और उद्योग क्षेत्र में क्या हुआ कि बहुत सारे अन्य राज्यों के लोग वहाँ गए, उन्होंने हमारी भाषाओं में मिक्सअप किया, हमारी संस्कृति में मिक्सअप किया, जिस कारण थोड़ा सा हमारे लोगों में अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के प्रति जो संबंध होता है, कनेक्टिविटी, वो कहीं ना कहीं कम दिखी, जिस कारण हमारे लोग भी उदासीन हो
हो गए और सरकार ने भी उसी का फ़ायदा उठाया, अपने वोट बैंक को देखा और उन्हें प्रवासी जो लोग गैर झारखंडी थे उनको मद्देनजर रखा, उनको महत्व दिया, लेकिन जो मूल झारखंडी है उनको दरकिनार कर दिया। यहाँ लोगों का कहना था कि हम अपना चंदा करके जाएंगे और 2024 में जयराम महतो के लिए प्रचार करेंगे। अगर जयराम महतो जीत जाते हैं तो इन प्रवासी मजदूर के लिए क्या करेंगे? निश्चय वहाँ पॉलिसियाँ बनाई जाएगी। जो निजी उद्योग है, जो माने हमारी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जो उद्योग संचालित होते हैं, कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ, खनन है, वहाँ 75 to 80% झारखंडियों का होगा और झारखंडी कौन होगा वो भी चिन्हित होगा। दादा मेरा क्वेश्चन है